हेलो दोस्तों। आज हम करने वाले हैं स्टार्ट प्रोबेबिलिटी का पार्ट 2, या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं कि PYQ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आने वाले हैं 2002-3 और आने वाले सालों में, उनसे रिलेटेड हम आज एक कुछ समराइज क्वेश्चंस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। उससे पूरा प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर तुम्हारा कवर हो जाएगा। अगर तुम्हें बेस भी नहीं पता, बेसिक चीजें नहीं पता, या म्यूचुअल इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में नहीं पता, तब भी हम इस चैप्टर को कर सकते हैं। मैं वन बाय वन तुम्हें पूरी की पूरी इसके अंदर थ्योरी बताता हुआ चलूंगा। आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर। मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है बच्चों, जो कुछ सालों पहले आए हुए हैं, और उस तरीके के क्वेश्चंस दोबारा आने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है। तो आइए बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। इफ थ्री इफ थ्री ऑफ सिक्स वर्टिकुलर ऑफ रेगुलर हेक्सागन, एक हमारे पास रेगुलर हेक्सागन है। ठीक है, एक हेक्सागन बना लो बच्चों इस तरह का। ठीक है, ABCDEF एक तरीके का रेगुलर हेक्सागन हो गया। ठीक है बच्चों, इसमें से क्या करना है, हमें सिक्स वर्टेक्स का सिलेक्शन करना है एट द रैंडम। सिक्स वर्टेक्स में से थ्री वर्टेक्स का सिलेक्शन करना है। ठीक है, then the probability that triangle formed with three chosen vertex is a equilateral triangle। हमें इस तरह से जो सिक्स वर्टेक्स है उनमें से थ्री वर्टेक्स का इस तरह से सिलेक्शन करना है कि जो थ्री वर्टेक्स आने वाले हैं उनको चूज करने के बाद वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाए। तो इस तरह के क्वेश्चंस की अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस डिवाइडेड बाय टोटल केस। ये फॉर्मूला होता है। अब आधे बच्चों को या 70% बच्चों को तो समझ में आ रहा होगा कि इसमें टोटल केस कैसे निकालें। कंडीशन बाद में लगा देंगे फेवरेबल वाली कि इक्विलेटरल ट्राइंगल होना चाहिए, लेकिन टोटल केस के लिए हमें किस तरह से प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, या इसके अंदर टोटल 6 वर्टेक्स में से 3 वर्टेक्स के सिलेक्शन करने के कितने मेथड होंगे, तो उनको हम टोटल केस बोल देंगे। तो 6 वर्टेक्स में से 3 वर्टेक्स को सिलेक्शन करने के हमारे पास जो मेथड होने वाले हैं उनको हम ये बोल देंगे 63। लेकिन ये तो कोई जरूरी नहीं है कि मान लो मैंने ये वाले 3 वर्टेक्स सिलेक्ट करे, ए, एफ और बी, और ये तुम्हारा इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाए। ये तो कोई जरूरी नहीं है बच्चों कि ए बी एफ एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाए, ये जरूरी नहीं है। लेकिन ये टोटल केस के अंदर इसको काउंट करा जा सकता है। अब हमें देखना है कि जो 3 वर्टेक्स सिलेक्ट करने पर कितने इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेंगे। ठीक है बच्चों, तो इन्होंने बोला है कि जो रेगुलर जो वर्टेक्स है सिक्स, वो हेक्सागन है। हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन का मतलब ये होता है कि सभी वर्टेक्स इक्वल इक्वल होती है ना, ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए बच्चों। सभी वर्टेक्स इक्वल इक्वल होना चाहिए। अब इसमें क्या है बच्चों की टोटल इक्वेटर ट्राइंगल्स कितने बन सकते हैं हेक्सागन में, ये पता करना है हमें। तो तुमने अगर रेंडमली कुछ भी उठा लिया, जैसे मान लो मैंने इसको इससे जोड़ दिया, तो क्या ए बी एफ वाला इक्विलेटर ट्राइंगल होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये ए होगी, ये ए होगी, और ये ए तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। तो फिर तुम्हें कैसे सोचना है बच्चों, कैसे करना है इस क्वेश्चन को, तो इसके बारे में अपन ध्यान से देखते हैं बच्चों। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरह से तुम्हें कौन कौन से वर्टेक्स का सिलेक्शन करना है। तो इसके अंदर जैसे सबसे पहले किस तरह से सोचे कि अगर मैंने ए लिया है, ठीक है, क्या लिया है, ए वाला लिया है, एक ये वाला उठा लो, या फिर तुम अल्टरनेटिव छोड़ के कोई से भी 3 वर्टेक्स ले लो। जैसे मान लो मैंने यहां पर उठाता हूं मैं ग्रीन पेन से, बी वाला ले लिया, ए को छोड़ दिया, एफ वाला ले लिया, एफ को छोड़ दिया, डी वाला ले लिया। तो तुम इस वाले वर्टेक्स को, इस वाले ट्राइंगल को सिलेक्ट कर लो, तो तुम्हारा इक्विलेटर ट्राइंगल होगा। लेकिन कैसे पता लगेगा सर हमें, तो देखो बच्चों, हमें ये पता है कि रेगुलर हेक्सागन के जितने भी इंटीरियर एंगल होते हैं वो सब इक्वल इक्वल होने वाले हैं। अब इंटीरियर एंगल निकालते कैसे हैं, तो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है इंटीरियर एंगल का, कि पहले टोटल इंटीरियर एंगल का सम निकाल लो n-2 इंटू 180 डिग्री, और उसको जितनी भी साइड होती है उतने से डिवाइड कर दो। तो n का मतलब हो जाएगा टोटल 6 साइड है,
तो 6 माइनस 2 4 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 6, 6 को इससे कैंसिल कर देंगे तो 30, मतलब हर एंगल इसके अंदर का 120 120 120 डिग्री के आने वाले हैं। ठीक है, हर एंगल बच्चों कितने डिग्री का आ जाएगा, 120 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ये सभी एंगल 120 डिग्री के हो जाएंगे। अब हमें ये भी पता है बच्चों बात कि ये वाली साइड ए है, ये वाली ए है, ये 120 डिग्री का एंगल है, मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है ये वाला। तो इसका मतलब है आइसोसेलेस ट्राइंगल में दोनों एंगल इक्वल इक्वल होंगे। ये इक्वल इक्वल होने का मतलब है ये 120 है तो सम 180 होना चाहिए, तो इक्वल कितना होना चाहिए, 30 30 होना चाहिए। सेम बच्चों ये वाला एंगल भी 120 का हो रहा होगा और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा तो ये वाले भी 30 30 के होंगे। इसका मतलब ये वाले भी 30 30 के होंगे। अब तुम्हें बात समझ में आने लगी होगी कि अगर ये 30 30 के है सर, तो इसका मतलब ये टोटल फिर से 180 डिग्री होगा बी, सॉरी 120 होगा। तो 120 में से 30 30 हटा देंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। सेम ये भी 60 आ जाएगा, ये भी 60 आ जाएगा, मतलब ये ट्राइंगल क्या बन जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो बच्चों बी एफ डी वाला एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। लेकिन सर हम कैसे पता करेंगे कि कितने सारे होंगे? तो बच्चों इसमें इसी तरह से पता करना होता है कि अल्टरनेटिव एंगल का सिलेक्शन करना होता है। मान लो मैंने ए वाला स्टार्ट करा, अब देखो ए से उठाऊंगा तो एफ नहीं लूंगा, ई वाला लूंगा। ई के बाद कौन सा लेंगे, सी वाला। तो इन तीनों को मिला दो, तो यहां से जो ट्राइंगल आएगा वो भी इक्विलेटरल ट्राइंगल ही आने वाला है। फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन से लेंगे अपन अल्टरनेटिव, एफ वाला लेंगे। एफ के बाद कौन सा लेंगे, डी वाला। डी के बाद कौन सा लेंगे, बी वाला। ये तो पहले ही सिलेक्ट कर रखे थे हम लोगों ने, तो वापिस से तो वही ट्राइंगल बन जाएगा। इसका मतलब है कि टोटल इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल कितने बनने वाले हैं, दो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनने वाले हैं। तो बच्चों अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 इंटू, ये तुम्हें सोल्व करना सिखाया होगा, या तुम इसको ऐसे 3 टाइम्स उल्टा लिख सकते हो, 6 5 4, और नीचे भी क्या लिख सकते हो, 1 2 3, 3 टाइम्स लिख सकते हो। अब 6 से तो 6 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया हमारे पास 1/10। इसका मतलब है ए आंसर आ गया 1/10। ठीक है बच्चों। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन नहीं भी आया हो तब भी कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों। हमें क्या करना है, ये सीखना है कि कैसे अप्रोचिंग लगानी है। बस पीवाई के क्वेश्चनों से सीखना है कि कैसे अप्रोचिंग लगानी है। ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो बहुत छोटा था लेकिन एक्सप्लेनेशन बड़ा था। आइए अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कर रखा है, एक बैग के अंदर 9 बॉल है जिनमें 3 रेड 4 ब्लू और 2 ग्रीन है। ठीक है, एक बैग के अंदर 9 बॉल है, उसमें 3 रेड है, 4 ब्लू है और 2 ग्रीन। ठीक है, 3 balls आर ड्रॉन एट द रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द अर्न। अर्न से विदाउट रिप्लेसमेंट हमें बॉल निकालनी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेट 3 balls हैव डिफरेंट कलर, तीनों बॉल कौन से कलर की निकलनी चाहिए, डिफरेंट कलर की निकलनी चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है बच्चों, हमें प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो फिर से कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो अब टोटल किस तरह से निकालें, ठीक है, ये तुम्हें समझ में आना चाहिए। या फिर तुम ये कर सकते हो बच्चों कि डायरेक्ट या तो ये वाला फॉर्मूला है ना, या फिर हम ये कर सकते हैं कि पहले मैंने रेड बॉल निकाल ली, फिर ग्रीन बॉल निकाल ली, फिर ब्लू बॉल निकाल ली, ये वाला केस बन सकता है। या इनका रीअरेंजमेंट हम फिर से कर सकते हैं। ठीक है, कि मैंने पहले ग्रीन निकाला, फिर रेड निकाला, फिर ब्लू निकाला। ठीक है बच्चों, या फिर वापिस से मैंने क्या निकाल लिया, ग्रीन निकाला, ब्लू निकाला, रेड निकाल लिया, है ना। मतलब इस तरह के कॉम्बिनेशन बना दो। तो तुम्हें पता है कि 3 के कॉम्बिनेशन कितने होते हैं, 3 फैक्टोरियल। तो मतलब टोटल 6 केस बनने वाले हैं। तो तुम्हें क्या करना है बच्चों, पहले रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी पता करो। मैं फेवरेबल अपॉन टोटल नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, उसको किसी दूसरे तरीके से कर रहा हूँ। फेवरेबल अपॉन टोटल वाला केस में भी बताऊंगा बच्चों मैं आपको। सबसे पहले जो मैं बता रहा हूँ वो सुने। डिफरेंट कलर की बॉल निकालनी है तो रेड कलर की बॉल निकालने के मेथड कितने होंगे, 3/9। विदाउट रिप्लेसमेंट निकालनी तो ग्रीन का कितना हो जाएगा, 2/8, क्योंकि अब बॉल तो 8 ही बच रही है। अब एक और बॉल निकाल लिया, ब्लू बॉल निकालने के क्या मेथड होंगे, 4/7। अब हर बार बच्चों प्रोबेबिलिटी तो यही आने वाली है। यहां पर फिर ग्रीन देखोगे तो कितना आ रहा होगा, देखो मैं तुम्हें एक समझा देता हूँ। ग्रीन का कितना आ रहा होगा, 4/9। रेड का कितना आ रहा होगा, 3/8। और ब्लू का कितना आ रहा होगा,
सॉरी ग्रीन का कितना आने वाला है 2/9, रेड का 3/8 और ब्लू का 4/7। इनको ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करो तो यही वैल्यू आ जाएगी। और ये वैल्यू कितनी बार आने वाली है बच्चों, 6 टाइम्स आने वाली। 6 टाइम्स क्यों आने वाली है, क्योंकि रेड ग्रीन ब्लू के अपन अलग अलग केस बनाने होंगे। ठीक है, कि पहले रेड निकाल लें, फिर ग्रीन निकाल लें, फिर ब्लू रेड ग्रीन ऐसे। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 3 फैक्टोरियल से। ऐसे अलग अलग केस निकालने से अच्छा है 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व कर लेंगे बच्चों। तो कितना आंसर आ रहा होगा, 3/9 इंटू 1/4 कैंसिल आउट कर दो, 4/7 इंटू 6, 3 से 3 कैंसिल, 3 से ये 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो कितना आंसर आ जाएगा 2/7। इसका आंसर आ गया 2/7। लेकिन बच्चों अगर हम इसको फेवरेबल अपॉन टोटल वाले से करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले टोटल केस देखने पड़ेंगे। टोटल केस कितने लेने हैं बच्चों, 9 में से हमें 3 बॉल का सिलेक्शन करना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है हमें, जब इस तरह से कर रहे हो 9C3 और टोटल केस तो ये हो गए, और फेवरेबल केस क्या है कि हमें अलग अलग तरीके की बॉल निकालनी है। तो 3 में से एक बॉल निकाल लिया, ठीक है, 4 में से एक बॉल का सिलेक्शन कर लिया, और 2 में से एक बॉल का सिलेक्शन कर लिया। बस अब इसका आंसर यही होने वाला है। इसको अलग से हम 3 फैक्टोरियल से नहीं मल्टीप्लाई करने वाले। जब फेवरेबल अपॉन टोटल वाला करते हैं तब हमें इस तरह से करना होता है। लेकिन सर अरेंजमेंट तो होगा इसके अंदर भी। तो बच्चों जो अरेंजमेंट होगा ना, वो ऑटोमेटिक हमने ले चुके हैं। कैसे ले चुके हैं देखो, अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो ऊपर आ रहा होगा 3 4 इंटू 2, और नीचे कितना आ रहा होगा 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 3 2 1। अब 3 2 1 को हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं, 3 4 2/9 8 7, और इंटू में क्या लिख देंगे 3 2 1। अब ये जो 3 2 1 आ रहा है ये ऑटोमेटिक फैक्टोरियल का काम कर रहा है, उनको अरेंजमेंट करने। ठीक है बच्चों, तो तुम फेवरेबल अपॉन टोटल भी कर सकते हो और ये वाला मेथड भी लगा सकते हो। तो ये बच्चों बहुत पहले आया था 2010 में क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज का सेकंड थर्ड क्वेश्चन से बच्चों, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन से। एक सेट के अंदर 1 2 3 से लेकर 20 तक के एलिमेंट हमारे पास है। अब हमें एक सेट भी ऐसा लेना है जो एस का सबसेट है। तो एस के सबसेट कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट। पहले अगर हम बात करें नंबर ऑफ सबसेट, तो नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 रेज़ टू पावर एन। एन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, या पावर सेट का ये फॉर्मूला होता है। तो 2 रेज़ टू पावर 20 ये अपने पास नंबर ऑफ सबसेट आ जाएंगे ऑफ एस के। इतने सारे सबसेट आ जाएंगे 2 रेज़ टू पावर 20। अब फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसेट बी ऑफ एस इज सेड टू बी नाइस। एस वाला जो, एस के जितने भी सबसेट होंगे उनको नाइस हम तब बोलेंगे इफ सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ बी इज 203। अगर बी के एलिमेंट के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनका सबका सम अगर 203 आ जाता है तो उस सबसेट को हम नाइस बोलेंगे। ठीक है, और जिनका सम 203 नहीं आता उसको नाइस नहीं बोलेंगे। कुल मिलाकर हमें वो सबसेट लेने हैं जिनका सम 203 आता है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली चूजन सबसेट ऑफ एस इज नाइस। हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, चूजन सबसेट ऑफ एस इज नाइस, मतलब फेवरेबल केस डिवाइडेड बाय टोटल केस वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। अब टोटल केस तो कितने होंगे, कितने सबसेट होंगे बच्चों, 2 रेज़ टू पावर 20। अब 2 रेज़ टू पावर 20 में ऐसे कितने सबसेट होंगे जिनका सम 203 होगा, ये हम देखने जा रहे हैं। वो हमारे फेवरेबल केस हो जाएंगे। तो बच्चों तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले 1 + 2 + 3 से लेकर 20 तक का सम देखना है कि इसका सम आता कितना है ना। फिर उसके बाद हम सोचेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट हटाने से 203 आ जाएगा। तो इसका सम तुम्हें पता है, एपी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, या n × n+1/2 वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ये हो जाएगा 20 × 21/2, ये हो गया 10। ये समझ में आ रहा है, तो ये कितना हो गया 210। मतलब इस पूरे एलिमेंट का सम 210 आने वाला है। अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि हमें 203 ही रखना है। तो 203 रखने के लिए कौन कौन से एलिमेंट रखने पड़ेंगे तुम्हें, 1 2 3 4 5 समझ चुके हैं कुछ बच्चे तो।
कि सर इसमें से 8 वाला एलिमेंट हटा दो, सॉरी 7 वाला एलिमेंट हटा दो, क्योंकि 210 में से अगर 7 वाला एलिमेंट हटा देंगे तो ऑटोमेटिक सम कितना आ जाएगा 203। तो मतलब एक सबसेट तो ये आ गया। क्या ऐसे और भी सबसेट आ सकते हैं जिनका सम 210 हो सकता है? हाँ, और भी देखते हैं बच्चे। अब हमें वो एलिमेंट हटाना है जिनका सम 7 होता हो, क्योंकि 7 वाले एलिमेंट में ये 210 वाला पोर्शन हट जाएगा। 210 में से 7 हटते हैं 203 आ जाएगा। तो अब मैं इसमें 7 हटा दिया, और कौन सा हटा सकते हैं? 1 और 6 हटा सकते हैं। मतलब 2, 3, 4, 5, 7 को रखेंगे वापिस से, और 20 तक ले जाएंगे, 8, 9, 10 करते हुए 1 और 6 को हटा देंगे। उससे भी इसका सम कितना आ रहा होगा? 203 आ रहा होगा। इसका मतलब एक 7 हटाना है, एक 1 और 6 हटाना है ना? और कौन सा हटाना है? 2 और 5 हटाना है, और 3 और 4 हटाना है। बस यही एलिमेंट हटाने हैं जिससे सबका सम एलिमेंट 203 आ रहा होगा। तो टोटल ऐसे कितने केस बनने वाले हैं? 4। तो यहाँ लिख देंगे 4 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू पावर 20, और ये तुम्हारा आ गया है पहला वाला आंसर। ठीक है बच्चों। अब तुम्हें हो सकता है कि थोड़े से क्वेश्चन मुश्किल लग रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, तुम इस तरह के क्वेश्चनों को सोचने की अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाते जाओ। अगर दोबारा ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो तुम वहां पर अप्लाई कर देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन बेस थ्योरम के भी आते हैं, सभी तरह के आते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन थोड़ी ज्यादा देखने को मिले हैं। प्रोबेबिलिटी डेट रैंडम चूजन 5 डिजिट नंबर इज मेड फ्रॉम एग्जैक्टली 2 डिजिट। हमें एक ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालनी है 5 डिजिट नंबर की, मेड फ्रॉम एग्जैक्टली 2 डिजिट। अब तुम्हें तो समझ में आ ही चुका होगा बच्चों कि हमें 5 डिजिट नंबर बनाना है 2 डिजिट का यूज करके, केवल 2 डिजिट का यूज करके 5 डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें भी क्या लगेगा? वही प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन सा? फेवरेबल केस डिवाइडेड बाई टोटल केस, ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब रिपीटेशन तो होना ही है, तो इसका मतलब है पहले टोटल काउंट कर लेते हैं कितने 5 डिजिट नंबर आएंगे। तो पहले में कितने ऑप्शन है बच्चों इसको फिल करने के? हमारे पास 5 डिजिट नंबर में 9 ऑप्शन है। दूसरे में कितने हैं बच्चों? 10। तीसरे में भी कितने हैं? 10। फोर्थ में भी 10, थर्ड में भी 10, है ना? पहले में 9 का मतलब जीरो नहीं डाल सकते। मतलब टोटल केस हो गए हमारे पास 9 × 10⁻⁴। ठीक है, इतने 5 डिजिट नंबर है। अब इतने 5 डिजिट नंबर में से ऐसे कौन से नंबर है जिनमें केवल 2 डिजिट का यूज होकर वो 5 डिजिट नंबर बन रहा है? तो बच्चों अब हमें क्या करना है? फेवरेबल केस के लिए 5 डिजिट नंबर बनाना है 2 डिजिट का यूज करके। लेकिन अब कौन कौन से डिजिट का यूज करें? तो अब मैं 1 और 3 ले सकता हूँ, 1 और 5 ले सकते हैं, 1 और 0 ले सकते हैं। इस तरह के अपने को केस बनाने पड़ेंगे। लेकिन इसमें दिक्कत है कि अगर हम 0 इंक्लूड करते हैं और 0 इंक्लूड नहीं करते, उनमें दोनों में दिक्कत आती है। ठीक है, मान लो मैंने 1 और 3 का यूज करा, तो इसको फिल करने के मेरे पास 2 मेथड होंगे। लेकिन अगर, है ना, इसको फिल करने के 2 मेथड होंगे, इसको भी 2, इसको भी 2, इसको भी 2, इसको भी 2। लेकिन अगर 1 और 0 लूंगा मैं, तो इसका मतलब इसको फिल करने का केवल एक मेथड होगा हमारे पास, 0 नहीं डाल सकते। फिर इसके 2, फिर इसके 2, इसके 2, इसके 2, ऐसे बनते जाएंगे। इसका मतलब ये है कि बच्चों हमें जो 2 नंबर सिलेक्शन करना है उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें यहाँ पर 2 केस बनेंगे। पहला केस में क्या कर रहे हैं हम लोग? 0 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। अगर 0 को इंक्लूड नहीं करते तो 1 से लेकर 9 तक में 2 नंबर का सिलेक्शन करने का मेथड होगा 9C2। ठीक है, अब उनका अरेंजमेंट करने का कितने मेथड होंगे? उन 2 नंबर को यहाँ पर फिल करने के 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। मतलब 9C2 तो नंबर का सिलेक्शन हो गया किन्हीं भी 2 का, और उनसे 5 डिजिट नंबर बनाने का मेथड हो गया 2⁻⁵। ठीक है, अगर हम इसमें 0 भी इंक्लूड करते हैं तो फिर हमें 9 में से कोई एक नंबर यूज करना पड़ेगा, 1 में से लेकर 9, और एक 0 को यूज करना होगा, उसको तो 1C1 लिख देंगे। अब हमने 9 में से कोई एक नंबर लिया है और एक 0 लिया है, तो इसको फिल करने का हमारे पास एक मेथड होगा फर्स्ट डिजिट को फिल करने का। दूसरे को 2 होगा, इसको 2 होगा, इसको 2 होगा, इसको 2 होगा। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 2⁻⁴। ठीक है, लेकिन बच्चों इन दोनों में थोड़ी थोड़ी सी एक गड़बड़ी हुई है, वो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। ठीक है, ये काम बच्चे थोड़ी सी जल्दीबाजी में क्या कर देते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 5 डिजिट नंबर था। देखो आंसर तो ये आने वाला है, लेकिन इसमें से थोड़ा सा ध्यान देना है।
कि 9C2 नंबर तो सिलेक्शन हो गया है। अब हमने क्या देखा है कि उन दो नंबर से कितने 5 डिजिट नंबर बनाए जा सकते हैं, 2⁵5। लेकिन 2⁵5 में से अगर मैंने कोई दो नंबर 1 और 3 सिलेक्ट करा होगा, तो ऐसी तो सिचुएशन आ रही होगी कि हो सकता है 5 में 1 1 1 1 ही आ रहा हो। क्या इस तरह का नंबर हमें लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमें तो एग्जैक्टली दो 2 डिजिट का यूज करना है। या ऐसा भी हो सकता था कि 1 और 3 में केवल 3 3 3 3 आ रहा हो, ये भी एक सिंगल डिजिट का हो गया। इसका मतलब है कि 9C2 का तो सिलेक्शन कर लेंगे, उसके बाद जो दो नंबर आएंगे उसको टोटल 2 डिजिट नंबर बनाने के मेथड होंगे 2⁵5। लेकिन उनमें से दो नंबर हमें माइनस करने पड़ेंगे। कौन कौन से दो नंबर माइनस करने पड़ेंगे? जिसमें उन दोनों में सेम सेम डिजिट आ रही होगी, क्योंकि हमें कम से कम दो डिजिट तो चाहिए चाहिए, मतलब एग्जैक्टली दो डिजिट चाहिए, मतलब दो डिजिट होना जरूरी है। 1 3, चाहे 3 एक ही बार आ रहा हो, चाहे 1 एक ही बार आ रहा हो, लेकिन दोनों डिजिट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो मैंने -2 कौन सा करा है बच्चों? एक 1 1 1 1 वाला और एक 3 3 3 3 वाला। तो इसका फाइनल आंसर आएगा 9C2 2⁵5 - 2 प्लस। इसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा 9C1 इंटू 1C1, और ये आया 2⁴4 टोटल 2 डिजिट नंबर। लेकिन इसमें हमने एक को तो 5 लिया, एक को तो 1 नंबर लिया है, एक को 0 लिया है। या ये बोल सकते हैं एक को 3 और एक को 0 लिया है। समझ में आ रहा है बच्चों? लेकिन यहाँ पर कम से कम मैं एक नंबर तो कौन सा फिल कर रहा हूँ, एक ही नंबर फिल कर रहा हूँ। तो ऐसा तो कभी यहाँ 0 तो आएगा ही नहीं। मतलब ये 0 0 0 0 वाला केस आ सकता है कि कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि पहले पर 0 नहीं भर रहे। कौन सा केस आ सकता है? मान लो मैंने 3 लिया, 3 और 0 लिया, तो 3 3 3 3 3 वाला केस आ सकता है। मतलब इस 2⁴ में से केवल एक केस माइनस होगा। 0 को छोड़कर जो दूसरी डिजिट आ रही होगी वो क्या हो सकती है? सब में सेम आ सकती है, और हमें सब में सेम नहीं लेना। इसका मतलब है बच्चों कि हमारे पास जितने भी फेवरेबल केस आने वाले हैं, वो आने वाले हैं 9C2 इंटू 2⁵5 -2, मतलब 30 हो जाएगा। और 9C1 इंटू 1C1 इंटू 16 - 1 15 आ जाएगा। अब इस पूरे को सोल्व करके जो भी आंसर आ रहा होगा वो आंसर पे टिक लगा देंगे। तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, मैंने क्लास में भी बच्चों को करवाया है। तो वो बच्चे क्या करते हैं, बस इसका ही आंसर लिख कर आए कुछ बच्चे। उन्होंने वो दो केस माइनस नहीं करे। दो केस समझ में आए क्यों माइनस करे हम लोगों ने? क्योंकि वो सेम सेम आ गए। हमें सेम सेम 5 डिजिट नंबर नहीं चाहिए, हमें एग्जैक्टली 2 डिजिट आनी चाहिए। भले से रिपीट हो जाए, लेकिन दो नंबर दो डिजिट जरूर शो होना चाहिए। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग आज का। देर आर 7 कलर बॉक्सेस एंड 7 कलर बॉल। 7 डिफरेंट कलर के बॉक्स है और 7 डिफरेंट कलर की बॉल है। वन बॉल कैन गो इन वन बॉक्स। एक बॉल एक बॉक्स में जाती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नो बॉल गोज टू इट्स ओन कलर? ठीक है, मतलब कोई भी बॉल खुद के कलर वाले बॉक्स में ना जाए, ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय, इसमें भी वही करेंगे बच्चों, फेवरेबल। मतलब ये कहीं ना कहीं बेस थ्योरम के क्वेश्चंस नहीं है, ये इसी थ्योरम के क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय फेवरेबल, फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल केस वाले क्वेश्चन। अब सबसे पहले टोटल का मतलब है कि हमारे पास 7 बॉल है। ठीक है ना, मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर की तो लिखूंगा तो टाइम लगेगा, इसलिए मैंने एक ही कलर के बना दिए 7। और 7 एक कलर का मतलब अलग अलग मान के चलना तुम, 4 5 6 7। ठीक है, अब हमारे पास कितने मेथड होंगे? पहले तो टोटल मेथड काउंट करो। तो बच्चों, हमारे पास एक बॉक्स के पास कितने मेथड है बॉल जाने के? 7 मेथड। ठीक है, अब एक में एक ही जा सकती है, तो एक चली गई होगी बच्चों। अब दूसरे बॉक्स के पास कितने मेथड बचते हैं? 6 मेथड, क्योंकि 6 बॉल बची हुई है। 7 में से एक तो इसमें चली गई। अब दूसरे बॉक्स के पास कितने मेथड बचे? 6 बॉलें बची है। तीसरे के पास कितनी बचेगी? 5। मतलब 7 6 5 4 3 2 1। मतलब 7 बॉलों को 7 बॉक्स में डालने के हमारे पास 7 फैक्टोरियल मेथड होंगे। अब इन 7 फैक्टोरियल में ये हो रहा होगा कि कुछ बॉल सही बॉक्स में जा रही होगी, मतलब जिस कलर का बॉक्स है उसी कलर में वो बॉल जा रही होगी। ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है बच्चों तुम्हें? कि मान लो हमारे पास ये कलर है और ये वाला बॉक्स, दूसरा ये कलर है, ये वाला बॉक्स है ना, तीसरा अपने पास ये वाला कलर है व्हाइट वाला, ये वाला बॉक्स है।
फोर्थ में अपने पास ये वाला कलर है और ये वाला बॉक्स है, थोड़ा अलग तो नहीं है। फिर ये वाली बॉल है ग्रीन कलर की, ग्रीन कलर का बॉक्स है, ठीक है। फिर वाइट रेड कलर की बॉल है और रेड कलर का बॉक्स है, ठीक है। मतलब 7 डिफरेंट कलर है और 7 डिफरेंट कलर के बॉक्स है। तो हर बॉल सब में सेम जाने के तो क्या मेथड होंगे बच्चों, एक मेथड होगा कि सब में ठीक ठीक चली जाए। लेकिन क्या क्वेश्चन पूछा है कि नो बॉल गोज टू इट्स ओन कलर, खुद के उसमें नहीं जानी चाहिए, ठीक है ना, एक भी बॉल सही में नहीं जानी चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में भी पढ़े होंगे बच्चों, या तुमने एक डी अरेंजमेंट का फॉर्मूला पढ़ा हो इसके अंदर, पीएनसी के अंदर, तो वहां पर डी अरेंजमेंट का फॉर्मूला हम तभी यूज करते हैं बच्चों जब कोई भी चीज सही जगह पर नहीं जाए। अब इस तरह के क्वेश्चन तब करवाते हैं जैसे मान लो हमारे पास 5 लेटर है और 5 एनवलप है, तो कोई सा भी लेटर कोई ठीक एनवलप में नहीं जाए, ठीक है। कुछ चले जाए कुछ नहीं जाए वो नहीं, कोई भी लेटर सही एनवलप में नहीं जाए, ठीक है बच्चों। उसका कितना मेथड होंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है कोई भी सही जगह पर नहीं जाए, उसका फॉर्मूला होता है डीएन, डीएन इक्वल टू एन फैक्टोरियल, है ना, 1/0 फैक्टोरियल, 1/1 फैक्टोरियल, प्लस 1/2 फैक्टोरियल, -1/3 फैक्टोरियल, प्लस 1/4 फैक्टोरियल। इस तरह से अल्टरनेटिव चलते जाएंगे 1/n फैक्टोरियल तक, जितना n है उतना तक लिखते जाएंगे, ठीक है बच्चों। इन्होंने बोला है कि कोई भी सातों के सातों बोलो सही कलर में नहीं जाए, तो उसके मेथड होंगे D7। अब D7 को कैसे लिखेंगे अपन, 7 फैक्टोरियल, फिर यहां पर लिख देंगे बच्चों 1/0 फैक्टोरियल, 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, ऐसे कहां तक लिखने वाले हैं हम लोग, 7 फैक्टोरियल तक लिखने वाले हैं, अपॉन 7 फैक्टोरियल तक लिखने वाले। अब इसको पूरे को सोल्व कर लेंगे, वो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये क्लियर हो रहा है तुम्हें समझ में, नो बॉल गोज टू ऑन इट्स कलर, उसके बॉक्स में नहीं जानी चाहिए, इसकी ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब हमारा इसी में एक सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज सच दैट एग्जैक्टली 4 विल गो टू बॉक्स ऑफ इट्स ओन कलर। 7 बॉल में से 4 बॉल उनके सही कलर वाले बॉक्स में जाए और 3 बॉल उनके सही कलर वाले में नहीं जाए। तो इसका जो फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों वही लगाएंगे फेवरेबल अपॉन टोटल। टोटल तो कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास, फिर से 7 फैक्टोरियल। अब ये कह रहा है कि 7 में से 4 बोल, तो 7 में से 4 बोल तो क्या हो, पहले सिलेक्शन कर लो कि 7 में से कौन सी 4 बोल, तो 7 में से 4 बोल का सिलेक्शन कर लिया है। उसके बाद उन चारों बोलों को सही जगह पर डालने के कितने मेथड होंगे, एक मेथड होगा, एक मेथड होगा। 7 है ना, क्योंकि सही जगह पे जाने का तो एक ही मेथड होगा ना, अलग अलग कैसे जा सकती है। अब बाकी 3 बॉल बची है, और वो 3 बॉल सही जगह पर नहीं जाए, तो सही जगह पर नहीं जाने के लिए हमें किसका यूज करना होता है, डी अरेंजमेंट का। तो 3 बॉलों के लिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, D3। अब इसको सोल्व कर लेंगे बच्चों, 7 × 4 × 3, है ना, सॉरी 7 × 6 × 5 × 4, 4 बार उल्टा लिख दिया इसको। यहाँ पर भी लिख दो 4 × 3 × 2 × 1, या तुम्हें फैक्टोरियल का फॉर्मूला आते तो वो लगा लो। D3 का मतलब हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, 1/0 फैक्टोरियल, 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 7 फैक्टोरियल। अब इसको सोल्व करके आंसर लिखते हैं। तो ये भी थोड़ा मजेदार क्वेश्चन था बच्चों, इसमें इन्होंने पीएनसी का यूज करवाया है तुम लोगों से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कुछ थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी उठाए हैं बच्चों, जो वेन डायग्राम से रिलेटेड होते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े बच्चों को दिक्कत आती है इस तरह के क्वेश्चन में। तो देखो बच्चों हमारे पास है कि क्लास में 60 स्टूडेंट है, टोटल 60 स्टूडेंट है, 40 ऑप्ट एनसीसी, 30 ऑप्ट एनएसएस, एंड 20 ऑप्ट फॉर बोथ एनसीसी और एनएसएस। If one of these student is selected at the random, if one of these student is selected at random, एक स्टूडेंट का सिलेक्शन करना है, देन प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट चूजन सिलेक्टेड हैज ऑप्टेड नाइदर फॉर एनसीसी नॉर फॉर एनएसएस, ठीक है ना, ना तो एनसीसी सिलेक्ट करता है ना एनएसएस सिलेक्ट करता है, ठीक है ना बच्चों। तो अभी इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले एनसीसी की प्रोबेबिलिटी ढूंढ लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनसीसी का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो फेवरेबल कितने हैं, 40,
डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं 60, तो इसको सोल्व करने पर आ जाएगा 2/3। और एनसीसी के बाद एनएसएस की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 30 स्टूडेंट है और टोटल 60 है, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, बोथ एनसीसी एंड एनएसएस, तो तुम्हें समझना है कि बोथ एनसीसी एनएसएस का मतलब होता है एनसीसी इंटरसेक्शन एनएसएस। इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 20/60, मतलब 1/3। अब थोड़ा सा मैं तुम्हें वेन डायग्राम बता देता हूं कि यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है अपने पास, कि एक तो एनसीसी वाला है और एक एनएसएस वाला है। ठीक है, तो इन्होंने जो एनसीसी वाली प्रोबेबिलिटी बताई है, पूरी प्रोबेबिलिटी बताई है ना, ये वाली प्रोबेबिलिटी पूरी एनसीसी वाली है, और दूसरी जो प्रोबेबिलिटी है पूरी कौन सी है, एनएसएस वाली। और जो इंटरसेक्शन के लिए बोल रखा है वो बीच वाला पोर्शन बोल रखा है ना, ये बीच वाले पोर्शन को क्या बोल रखा है, एनसीसी इंटरसेक्शन एनएसएस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पूछा क्या गया है, मेरे को तो ये चीज समझ में नहीं आया। वो कह रहे हैं कि ना तो एनसीसी चाहिए ना एनएसएस चाहिए, ना एनसीसी ना एनएसएस का मतलब है ये बाहर का पोर्शन चाहिए इनको, कि एनसीसी और एनएसएस दोनों नहीं चाहिए। तो बच्चों तुम्हें समझना पड़ेगा कि ये जो दो सर्कल होते हैं ये काम करते हैं यूनियन का, एनएसएस यूनियन एनसीसी, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इन दो सर्किल को, पूरे सर्किल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनियन। और ये पूरा पोर्शन जो होता है पूरा का पूरा वो रिप्रेजेंट करता है एक सैंपल स्पेस को, और अगर प्रोबेबिलिटी में देखा जाए तो ये पूरा रिप्रेजेंट करता है वन को। तो इसका मतलब हमें नाइदर नाइदर एनसीसी नोर एनएसएस का ये मतलब हुआ कि वन में से हमें ये वाला पोर्शन माइनस कर देना है, वन का मतलब टोटल, उसमें से कौन सा पोर्शन माइनस कर देंगे बच्चों, हम लोग ये वाला पोर्शन माइनस कर देंगे। तो ये वाला पोर्शन कौन सा है, एनसीसी यूनियन एनएसएस वाला। अब बच्चों इसमें तुम फॉर्मूला लगा लो, एनसीसी यूनियन एनएसएस का फॉर्मूला पता है ना तुम लोगों को, ए यूनियन बी वाला, एनसीसी प्लस एनएसएस माइनस पी ऑफ एनसीसी इंटरसेक्शन एनएसएस। अब इस फॉर्मूले को तुम्हें यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो और आंसर निकाल लो, 2/3 प्लस 1/2 माइनस 1/3। इस पूरे को सोल्व कर लेते हैं बच्चों हम यहीं पर ही। ठीक है, तो वन में से हमें एलसीएम ले लिया यहाँ पर 6, ये आ जाएगा बच्चों 4 प्लस 3 माइनस 2, तो ये कितना आ रहा है 5/6, और सोल्व करेंगे तो 1/6, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 1/6। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, समझ में आया, मैं और डिटेल में समझा दूंगा अभी धीरे धीरे करके, ऐसे और भी क्वेश्चन उठाए हैं मैंने। जैसे इस क्वेश्चन के बारे में हम बात करें कि ए और बी दो इवेंट है, probability that exactly one of them is occur 2/5 और probability that A और B occur is 1/2। ठीक है, then the probability both of them occur together। अब बच्चों क्या होता है ना कि हमें कुछ कुछ फॉर्मूले तो पता होते हैं, जैसे ए यूनियन बी का फॉर्मूला पता है, ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला पता। ठीक है, अब इसमें अगर ऐसे से दिया होता तो हमें क्लियर हो जाता। ठीक है ना, लेकिन इन्होंने क्या दिया हुआ है, क्या पूछना चाहते हैं, इनके बारे में ध्यान देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ए और बी अकर इज 1/2, ए ओ या तो ए आए या फिर बी आए या दोनों आए, तो इसका मतलब ये होता है बच्चों की ए यूनियन बी गिवन है, या उसको इंग्लिश में क्या लिख देते हैं ये लोग, ए और बी, या इसके अलावा ये लिख देते हैं एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन। इसका मतलब भी क्या होता है बच्चों, ए यूनियन बी होता है। ठीक है ना, ये इनके बोलने की, इंग्लिश में बोलने की ये इस तरह की टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, एटलीस्ट वन आने का मतलब भी ए यूनियन बी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर ये तो मेरे को क्लियर आ रहा है ना। अब पूछा क्या गया है, बोथ ऑफ देम अकर टुगेदर, दोनों एक साथ आए। तो जब तुम वेन डायग्राम बनाते हो बच्चों इस तरह का, तो दोनों एक साथ कहां पर आते हैं, इस जगह पे आते हैं दोनों एक साथ, बीच वाली जगह पे। इसका मतलब है हमसे क्या पूछा गया है, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पूछी गई है, हमसे ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पूछी गई है। अब ये बोल रहा है कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर इज 2/5, वो कहना चाह रहा है कि इन दोनों में से केवल
एग्जैक्टली 1 आना चाहिए। मतलब अगर ये ए वाला पोर्शन और ये बी वाला पोर्शन है तो केवल या तो ए आ जाए या फिर बी आ जाए। इस वाले पोर्शन के बारे में बात करना चाह रहा है, मतलब ये वाला गिवन है। देखो अगर इसके अंदर जाएंगे तो ए और बी दोनों आएगा, वो कह रहा है एग्जैक्टली वन ऑफ देम, या तो ए आए ये वाला पोर्शन आए या ये पूरा बी आए। इसका मतलब है इन दोनों पोर्शन को मिलाकर हम बोलते हैं ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। लेकिन उसमें से कौन से पोर्शन के लिए मना कर रहा है वो, ए इंटरसेक्शन बी वाले पोर्शन के लिए मना कर रहा है, बीच वाले पोर्शन को नहीं लेना। तो इन दोनों को माइनस करने का बोला जा रहा है, और वो प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है हमें, 2/5 गिवन है। एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर इज 2/5। ठीक है बच्चों, या तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि इस वाले पोर्शन को, इस रेड कलर वाले पोर्शन को लिखेंगे अपन पी ऑफ ए, पी ऑफ ए में से क्या माइनस कर देंगे, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये लिख सकते हो। और इस वाले रेड पोर्शन को क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ बी, उसमें से कौन सा पोर्शन माइनस कर देंगे, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वाला। और इन दोनों को प्लस करके भी लिख सकते हो, वो भी किसके इक्वल गिवन है, 2/5 के। तो ये वाली चीज लिखो या ये वाली चीज लिखो, है ना, दोनों एक ही मतलब है ना, उनसे परेशान ना हो। अब बच्चों हमें, मैंने ये वाली लिख ली, तुम ये वाली लिखकर भी सोल्व कर सकते हो, आंसर आएगा आएगा। अब ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 1/2। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालनी है हमें, और ये 2/5 गिवन है। तो फाइनली ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 माइनस 2/5। तो यहाँ से हमने 10 एलसीएम ले लिया, तो 5 माइनस 4 मतलब 1/10, और ये आ जाएगा 0.1 आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करके जाना। देखो तुम्हारे सामने ही 2020 का क्वेश्चन था ये वाला, इस क्वेश्चन को अभी करेंगे, आसानी है, चलो कर ही लेते हैं, क्योंकि इसमें एक आध चीजें सीखने वाली है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का क्या मतलब होता है। तो देखो बच्चों, ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि दो ऐसे इवेंट जिनमें आपस में कोई चीज कॉमन नहीं हो, मतलब उन दोनों का ए इंटरसेक्शन बी निकाल दें तो वो कितना आए, प्रोबेबिलिटी उनके बीच में 0 आए, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है तो किसके प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अगर 3 इवेंट है तो तीनों इवेंट के बीच में कुछ नहीं हो, कुछ कॉमन नहीं आ रहा हो, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालें तो उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही हो, 0 आ रही हो। ठीक है, तो इस तरह से मतलब होता है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब ए इंटरसेक्शन बी 0 या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 0। और एक और बात बताता हूं, मैं अभी क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं कर रहा, मैं कुछ और ही समझा रहा हूँ। तुमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी का। वो क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, कि पी ऑफ ए, ये होता है सर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी। बहुत बढ़िया, और क्या होता है बच्चों, माइनस ए इंटरसेक्शन सी और प्लस ए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये होता है। बहुत बढ़िया बात, सही बात है एकदम। अब तुम्हें क्या करना है, ये पता करना है बच्चों कि अगर ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते तो क्या फर्क पड़ता। तो अभी सर ने समझाया था कि अच्छा ये दो अलग अलग होते हैं, इसका मतलब ये इंटरसेक्शन 0 होगा, इसका मतलब ये क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। बी इंटरसेक्शन सी भी 0 हो रहा होगा। ए और सी में भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, अगर इनको ए बी सी लिख ले तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। और तीनों में भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो बच्चों अगर तुम्हें ए बी सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोल दिया जाए तो उसका मतलब होता है ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी, ये मीनिंग निकल कर आ रहा है। ठीक है, मतलब ये एक नया फॉर्मूला बन जाता है। अगर केवल दो ही इवेंट होते ए यूनियन बी वाले तो क्या फॉर्मूला लिखते हैं अपन, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते थे तो 0 हो जाता, तो हम यहाँ पर क्या लिख देते, ए यूनियन बी इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी लिख देते, ये फॉर्मूला बन जाता। ठीक है बच्चों, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में लिखा गया है कि प्रोबेबिलिटी ए बी और सी तीनों को एक्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, ए बी सी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो एक्स किस इंटरवल के अंदर लाई करेगा। तो बच्चों मैं यहाँ थोड़ा सा ऑप्शन लिखना भूल गया हूँ, तो मैं तुम्हें डायरेक्ट आंसर निकाल कर बता देता हूँ कि ये आंसर आएगा, तो तुम ऑप्शन से मिला लेना। ठीक है, 2003 का
बहुत पुराना क्वेश्चन है, हो सकता है तुम हुए भी नहीं होंगे या हो भी गए होंगे, तो मतलब तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ उसके आसपास ही होगा, है ना। मेरे को तो लग नहीं रहा कि उस टाइम तुम हो गए होंगे, तुमसे 2-3 साल पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करें मुझे? तो इसमें क्या करना है, देखो इसमें कुछ गिवन भी नहीं है, तो इसमें ये एक्स की वैल्यू ऐसे निकालेंगे कि पी ऑफ ए या कोई भी प्रोबेबिलिटी होती है उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, या 0 और 1 होती है ना। उसी तरह से बी भी क्या हो रहा होगा, 0 और 1 के बीच में आ रहा होगा। तो यहाँ पर पी ऑफ और सी, पी ऑफ सी भी सेम ही कहानी कर रहा होगा। तो एक तीनों से एक रिजल्ट तो ये निकालना है। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो, 1 + 3x/3, ठीक है ना। 1 < <0 जीरो को उठा के इधर लेके गए, 3 को उठा के इधर लेके गए, पूरा सोल्व करेंगे बच्चों, ये तो तुम कर लोगे। तो -1/3 से लेकर एक्स की वैल्यू आ रही होगी बच्चों 2/3। ठीक है, अब पी ऑफ बी भी निकालते हैं। तो 1 - x/4, इसको सोल्व करेंगे अगर हम लोग, तो ये जा रहा होगा -1 < <(-x)3, और x को इधर उधर करने से आ जाएगा 1 > x <(-3)। माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्विटी का साइन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और तीसरी सिचुएशन तुम्हारे सामने है ही, 1 - 2x/2, 0 से 1 आ रहा होगा, तो ये आ रहा होगा 1 <(-2x <(-1), -2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2, यहाँ सॉरी माइनस आएगा, ये प्लस x <(-1/2), मतलब -1/2 से 1/2 तक ये पोर्शन आ रहा होगा। अब ये क्या हो रहा होगा बच्चों भी, ऑप्शन की थोड़ी सी कमी है, तो इन तीनों में तो इंटरसेक्शन निकालेंगे सही हम लोग कि कौन सा पोर्शन कम आ रहा है। लेकिन उन्होंने एक चीज और ऊपर गिवन है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इसका मतलब ये होगा कि ये फॉर्मूला भी इसके अंदर अप्लाई होने वाला है कि पी ए यूनियन बी यूनियन सी का सम इन तीनों के इक्वल होगा। तो इन तीनों का सम कर दो, इन तीनों का सम क्या कर दे, इन तीनों को लिख लो। पी ऑफ ए की वैल्यू लिख दो, फिर पी ऑफ बी की वैल्यू लिख दो, फिर पी ऑफ सी की वैल्यू लिख दो। 4 एलसीएम लिया, तो 2 + 6x, 1 - x, 2 - 4x। तो यहां पर आ गया 3 + 5, और ये हो जाएगा 2x + x, है ना, अपॉन 4। अब ये वैल्यू भी क्या हो रही होगी बच्चों, 0 से 1 के बीच में हो रही होगी, तो यहां से भी अपन रिलेशन निकाल लेते हैं। तो यहां से रिलेशन निकालेंगे तो -5 से, अगर कुछ गलती हो तो तुम देखने की कोशिश करना बच्चों, x <(-1) आ जाएगा। कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पर 3 था, 3 है ना, यहाँ 3 था। दोबारा से कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर 3 था बच्चों, तो यहाँ से की कैलकुलेशन फिर से करते हैं। एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा ना, पहले गलती ले लिया 4। अब से अपन थोड़ा ऑनलाइन क्लास पढ़ाएंगे ताकि थोड़ा जल्दी पता लग जाए। 12 एलसीएम ले लें बच्चे, ठीक है ना। 12 के बाद यहाँ कितना आ रहा होगा, 4 + 12x, बहुत बढ़िया। फिर 3 - 3x, फिर बहुत बढ़िया। फिर 6 - 12x। 4 + 3 7, 7 + 6 13 आ गया, -12x से 12x कैंसिल, -3x/12। अब इसकी वैल्यू लगा देंगे 0 से 1, तो आ जाएगा -13 -3x, ये हो जाएगा -1। ठीक है, अब -3 को हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 13/3, फिर x, फिर >1/3। अब बच्चों इन तीनों का कॉमन पोर्शन ढूंढ लेंगे कि इन तीनों में से कॉमन पोर्शन कौन कौन सा आ रहा होगा, तो एक टेबल पे बना दो, एक टेबल पर वैल्यू लिख दो। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आ रही है, पहले इन तीनों में से -3, फिर आएगी बच्चों हमारे पास -1/3, ठीक है, फिर -1/2, फिर कौन सी लिख देंगे बच्चों, धीरे धीरे लिखते जाओ, 1/2, फिर 1/3। इधर से देख देख के इनमें से छोटी वैल्यू ढूंढते चलते हैं, है ना। ये तुम कर लेना आराम से काम, ज्यादा मुश्किल नहीं है। 1/2, फिर 1 और 13/3, ये वैल्यू आ रही। अब इसमें से सिलेक्शन करते जाओ, कौन सा आ रहा है, -3 से, देखो -1/3 से लेकर 2/3 तक, ये वाला एक पोर्शन आ रहा है, कॉमन पोर्शन उठा लेंगे। दूसरा आ रहा है -3 से लेकर 1 तक, तो -3 से लेकर 1 तक ये वाला पोर्शन आ गया। तीसरा पोर्शन कौन सा आ रहा है, 1/2 से -1/2, मतलब
-1/2 से 1/2, ये वाला पोर्शन आ गया। और लास्ट नंबर का कौन सा आ रहा है हमारे पास, 1/3 से लेकर 13/3। तो बच्चों इसमें थोड़ी सी कुछ मिस्टेक्स हुई है ना, क्योंकि कॉमन पोर्शन इनमें कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ से कुछ कॉमन आना चाहिए था। तो तुम दोबारा से देखना इस क्वेश्चन को एक बार, और कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी सी सिल्ली मिस्टेक हुई है। मैं भी देख लेता हूँ अगर कुछ मिलता है, अदरवाइज तुम्हें ही मेहनत करनी पड़ेगी इसको फाइंड आउट करने की, कि कहीं तो कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। ठीक है ना बच्चों, तुम फाइंड आउट करना ना, नहीं तो फिर टाइम लग जाएगा। या फिर मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है ना, मेरा नंबर है ही, तो मैं तुम्हें अलग से थोड़ा सा बता दूंगा, है ना। अभी इसको अपन देखेंगे कहाँ पर मिस्टेक्स हो गई है, तो एकदम से थोड़ी थोड़ी क्लियर तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन इनके अंदर ही कुछ थोड़ी सी हमारे सामने एक 1 बाय 1 करके कुछ देखना पड़ेगा कि कहाँ पर एरर आ रही है। चलो बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है ना। समझ में तो आ गया होगा तुम्हें कैसे करना है, मतलब उन सब में जो कॉमन आ रहा है वो फाइंड आउट कर लेना। अब इसके बाद हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री इवेंट ए बी सी आर गिवन बाय पी ऑफ ए 0.6, पी ऑफ बी 0.4, पी ऑफ सी 0.5, और ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ए बी सी का इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है। अब देखो बच्चों, इनमें जो जो गिवन है और हमसे बी का वैल्यू पूछी गई है कहाँ लाई करता है, तो बेसिकली इसमें ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर लगने वाला है। तो सबसे पहले बच्चों ये वाला फॉर्मूला लगा दो, और जो जो वैल्यू गिवन है वो सारी वैल्यू पुट कर दो। उसके बाद देखेंगे कि आगे क्या करना है। माइनस, तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं पेपर में, मतलब ऐसे क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते बच्चों, सारे ही टप टप वाले नहीं आते, ऐसे भी क्वेश्चन तुम करके आओगे तभी तुम्हारा काम बन जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसका जो वैल्यू गिवन है वो है एल्फा। पी ऑफ ए गिवन है 0.6, फिर ये है 0.4, फिर ये है 0.5, माइनस ए इंटरसेक्शन बी नहीं गिवन। ठीक है, थोड़ा सा मैं बैटरी लगा देता हूँ, ऑन कर देता हूँ। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट चीजें वो 1 बाय 1 क्या आने वाली है, लिखते जाओ। बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी नहीं पता तो इसको एज इट इज लिख देते हैं, अभी ढूंढेंगे या निकालेंगे कैसे न कैसे करके। फिर इसके बाद क्या करना है, बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बीटा। ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू आ जाएगी 0.3, प्लस ए बी सी की वैल्यू क्या गिवन है, 0.2, है ना, तो यहाँ पर 0.2 नोट कर लो। ठीक है। अब हमें ये ढूंढना है कि अल्फा का इंटरवल तो गिवन है, बीटा का क्या इंटरवल है, और ए इंटरसेक्शन बी भी नहीं पता। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी ढूंढते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला लगाएंगे, ए यूनियन बी प्लस इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी का क्या मतलब हुआ, ए यूनियन बी का मतलब हुआ 0.8, पी ऑफ ए का मतलब क्या हो रहा है 0.6, पी ऑफ बी का मतलब 0.4, और ए इंटरसेक्शन बी तो हमें निकालना ही है तो उसको एक्स लिख लेते हैं। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0.2। तो बच्चों ए इंटरसेक्शन बी की जगह पर क्या लिख देंगे, -0.2। अब -0.2 प्लस 0.2 तो कैंसिल आउट हो गया। अब इनका भी सम कर लो, ये आ जाएंगे 10 15, 1.5 में से 0.3 गया तो 1.2 माइनस बीटा। एल्फा की वैल्यू हमें गिवन है ही बच्चों, 0.85 से लेकर 0.95 तक, और उसमें किसकी वैल्यू पुट कर दो बच्चों, 1.2 माइनस बीटा की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो 1.2 माइनस करा, है ना, तो कितना आ रहा होगा ये वाला, 5, फिर 11 में से गया तो 3, है ना, 0.35 माइनस का, तो इधर ग्रेटर देन लगा देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये 0.25, तो बीटा का ये इंटरवल आ रहा हो। तो ये तो आसान क्वेश्चन ही लगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में अपन ने सारी मेहनत कर ली है इसकी, इस वजह से ये वाला क्वेश्चन टफ नहीं लगा।
तो ऐसे क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं बच्चों, एक आध और करते हैं ऐसे ही क्वेश्चन से, ठीक है ना। मजा आ रहा है तुम लोगों को, परेशान तो नहीं हो गए होंगे। देखते जाओ, अगर तुम्हारा मन नहीं लग रहा तो तुम क्या करो कि रजिस्टर रख दो साइड में, केवल देखने लग जाओ, उसमें भी तुम्हारा काम हो जाएगा। देखो बच्चों, एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, है ना, इसमें भी तुम्हें कुछ चीजें देखने को मिलेगी कि हमें ए और बी चाहिए, है ना। एग्जैक्टली वन बी और सी चाहिए, एग्जैक्टली वन सी ऑफ ए चाहिए, उन सबकी वैल्यू 1/4 गिवन है। ऑल थ्री इवेंट साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली का मतलब यही होता है बच्चों कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अगर दो होते तो ए इंटरसेक्शन बी लिख देते, तो इसकी वैल्यू गिवन है हमें 1/16। अब देखो यहाँ एटलीस्ट वन इवेंट आ गया है सब में, तो इन सब एटलीस्ट वन का मतलब होता है कि अगर दो चीजें होती तो ए यूनियन बी लिख देते, तीन इवेंट है तो ए यूनियन बी यूनियन सी लिख देते, और ये चीज हमसे पूछी गई है। तो कहीं ना कहीं बच्चों इसमें भी वही फॉर्मूला लगने वाला है जो भी हम पढ़कर आए हैं, ठीक है। पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी वाला। अब हम उसको ढूंढना स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे उस क्वेश्चन को ढूंढे, है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी को कैसे सोल्व करा जाए, कि हमें एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी ही चाहिए, ठीक है। एग्जैक्टली हमें क्या चाहिए, ए और बी ही चाहिए। तो इसको तुम करो बच्चों, में एक बार थोड़ा सा बैटरी देखता हूँ, है ना। वापिस आते हैं, यही रहते हैं अपन, कहीं नहीं जाना। हाँ बच्चों, तो लग गया अपना टी, वापिस आते हैं। करा तुम लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा स्टार्ट ही। जैसे मैंने बताया था कि एग्जैक्टली ए और बी का क्या मतलब होता है। ए और बी का मतलब ये होता है कि एग्जैक्टली हमें या तो ए वाला चाहिए या फिर बी वाला चाहिए। इसमें मैंने क्या बताया था कि पी ऑफ ए में से कौन सा पोर्शन माइनस कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी वाला, और पी ऑफ बी में से भी कौन सा पोर्शन माइनस कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी वाला, उसको बोल देंगे एग्जैक्टली। तो इसमें हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, या तो ये लिख सकते हो, या फिर ये लिख सकते हो कि ए यूनियन बी में से क्या माइनस कर दें, ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दें, ठीक है ना। इन इन दोनों का एक ही मतलब होता है, या तो ये लिख दो या फिर ये लिख दो, ठीक है बच्चों। तो हमें मोस्टली में क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी भी चाहिए, पी ऑफ ए पी ऑफ बी भी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर पूरा फॉर्मूला लगाने वाले हैं। कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर, मैं लिख देता हूँ एक बार, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी माइनस, तुम भी बोर होंगे इसको कर करके, लेकिन कर लो बच्चों एक बार, ताकि तुम्हारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। माइनस पी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाला, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ए बी सी चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एग्जैक्टली जो ये लिखा हुआ है, एग्जैक्टली वाली जो डेफिनेशन लिखी हुई है ए और बी का, इसका ये मतलब होता है बच्चों, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस ट्वाइस ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी, वो 1/4 गिवन है। इसी तरह से बी और सी का भी लिख देंगे, पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी किसके इक्वल हो रहा होगा, ट्वाइस ऑफ बी इंटरसेक्शन सी के इक्वल हो रहा होगा, ठीक है। इसमें मैं क्यों इंटरेस्टेड हूँ एबीसी में, नीचे वाला क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि यहाँ एबीसी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इनकी वैल्यू निकाली जा सकती है। थर्ड के अंदर भी बच्चों यही लिख देंगे, ट्वाइस ऑफ ए इंटरसेक्शन सी 1/4। अब इन तीनों का हम सम कर देंगे, इन तीनों का सम करने से क्या होगा, पीओ पे दो बार आ रहा होगा, पीओ बी भी ट्वाइस, सब ट्वाइस ट्वाइस, इधर भी ट्वाइस ट्वाइस आ रहा है, तो सब में से ट्वाइस कॉमन ले लो। तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी, है ना, समझ में आ गया होगा तुम्हें। माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/4। 3/4 को इधर डिवाइड कर देंगे तो 3/8, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का आंसर तो कितना आ गया बच्चों, 3/8 आ गया। यहाँ लिख देंगे 3/8 प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन की कितना है, 1/16। इनका सबका सम कर देते हैं, तो एलसीएम लिया है 16, तो 7/16, तो इसका आंसर आ जाएगा 7/16। तो तुम्हें पता होता बच्चों, तुम इस क्वेश्चन को कर लेते, तो देखो रेगुलर एक क्वेश्चन आते जा रहे हैं, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरे को लगता है बस ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखते हैं बच्चों कैसे सोल्व करना है इस क्वेश्चन को। क्या लिखा हुआ है, इन ए बॉक्स देर आर 20 कार्ड, आउट ऑफ विच 10 कार्ड्स आर लेबल ए, मतलब हमारे पास 20 कार्ड्स है, उनमें से 10 कार्ड के ऊपर तो ए लिखा हुआ है, 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्ड के ऊपर ए लिखा हुआ है।
और रिमेनिंग 10 कार्ड के ऊपर बी लिखा हुआ है, बी 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 बी, है ना। जब बी बी आएगी तब पता लगेगा तुम्हें कि पोचा कैसे लगाते हैं। 4 4 8, ठीक है ना। तुम बाद में दर्द समझोगे, अभी कुछ नहीं है। ए बी वाला अपना काम हो गया, 10 बी है और 10 ए। कार्ड्स आर ड्रॉन एट द रैंडम वन आफ्टर अदर विद रिप्लेसमेंट। हमें कार्ड का ड्रॉ करना है विद रिप्लेसमेंट के साथ। टोटल 20 कार्ड है, उनमें से 10 ए है, 10 बी है। हमें एक के बाद एक कार्ड का, हाँ, ड्रॉ कार्ड को ड्रॉ करना है विद रिप्लेसमेंट के साथ टिल सेकंड ए। जब तक सेकंड ए नहीं निकल जाता, ठीक है ना, तब तक हमें कार्ड निकालते जाने हैं। जैसे ही सेकंड कार्ड निकल गया ए, उसके बाद स्टॉप कर देना है। ठीक है। कहने का मतलब क्या कहना चाह रहा है कि पहला कार्ड ए निकाल लो, दूसरा बी निकाल लो, तीसरा बी निकाल लो, चौथा बी निकाल लो, पांचवा बी निकाल लो। लेकिन जैसे तुमने एक ए कार्ड निकाल दिया तो उसके बाद तुम्हें नहीं निकालना। या फिर ये ऐसे कहना चाह रहा है कि ए निकल गया, अब तुम्हें और कोई कार्ड नहीं निकालना। या तुमने पहला बी निकाल लिया, फिर ए निकाल लिया, फिर ए निकाल लिया, अब दूसरा कार्ड ए निकलने के बाद कोई तीसरा कार्ड नहीं निकालना। या ये हो सकता है ए बी, बी निकाल रहा और ए निकल, मतलब दूसरा ए निकलने के बाद कोई कार्ड नहीं निकालना। जब तक दूसरा ए नहीं निकल जाता तब तक तुम सारे कार्ड निकाल सकते हो, है ना। एक ए निकल गया और एक और ए आ गया तो उसके बाद बंद कर देना है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कहना चाह रहा है, मैंने तो ऐसे समझाया है। प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड ए कार्ड अपीयर फ्रॉम द थर्ड कार्ड बी। ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? सेकंड ए कार्ड अपीयर बिफोर द थर्ड कार्ड बी। मतलब तीसरा कार्ड बी निकले उससे पहले पहले सेकंड कार्ड ए निकल जाना चाहिए। तीसरा कार्ड बी निकले उससे पहले पहले सेकंड ए वाला कार्ड निकल जाना चाहिए। तो बच्चे हम क्या क्या केस बना सकते हैं कार्ड के, कि हमने बना दिया कि पहला ए निकले, दूसरा भी ए निकल जाए और कार्ड को निकालना बंद कर दें। या फिर क्या निकल सकता है ना, देखो तीसरे कार्ड से पहले दूसरा कार्ड निकाल लेना है। या फिर ये बन सकता है कि ए निकल रहा हो, फिर बी निकल रहा हो, फिर वापिस से मैंने ए निकाल लिया हो, क्योंकि थर्ड कार्ड से पहले ए निकालना है। ठीक है, और ए निकल जाए सेकंड, उसके बाद निकालना बंद कर देना है। ठीक है, ए भी हो सकता है कि ए बी बी ए निकल रहा हो। ठीक है, या फिर ए भी हो सकता है कि ए बी 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 ए निकल रहा हो। कैसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चों इसमें क्या हो रहा है कि थर्ड कार्ड बी पहले निकल चुका है, उससे पहले क्या निकलना चाहिए था? ए निकलना चाहिए था। तो ये वाला केस नहीं लेंगे अपन। ठीक है, और तुम बताओ कौन से केस हो सकते हैं जिसमें 3 कार्ड बी निकालने से पहले ही 2 कार्ड ए के निकल जाए। तो ये भी हो सकता है सर, ए बी ए वाला कार्ड भी हो सकता है। ठीक है, और बताओ बच्चों। और सर ये भी हो सकता है बी बी ए ए हो सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है भाई। और बताओ केस। और ये हो सकता है सर ए ए बी, ये तो लिख लिया ना बच्चों अपन ने। क्या ए बी हो सकता है? नहीं, क्योंकि सेकंड कार्ड ए निकलने के बाद फिर कोई कार्ड नहीं निकालना, मतलब ये वाला केस तो हो गया। बी ए वाला भी हो गया। क्या हम ये वाला ले सकते हैं ए बी वाला? नहीं, ये वाला नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें सेकंड कार्ड निकलने के बाद कोई कार्ड नहीं निकालना, और ये ए वाला केस है हमारे पास नहीं है, तो हमें ए वाला केस ले सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 6 केस ज्यादा नहीं बनने वाले। समझ में आ रहा है बच्चों? तुम और अगर बन रहे हो तुम्हारे, तो तुम मेरे को कमेंट करके बताओ कि सर मेरा एक और केस ये वाला बन गया है, क्या मैं इसको कंसिडर करूंगी या नहीं करूंगी। ठीक है ना, मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है इस क्वेश्चन को। अब मैं इसमें थोड़ा बहुत ये बता देता हूँ कि पी ऑफ ए के निकलने की प्रोबेबिलिटी होगी बच्चों 10/20, और पी ऑफ बी के निकलने की प्रोबेबिलिटी होगी बच्चों 10/20, क्योंकि ए के भी 10 कार्ड है, टोटल 20 कार्ड है, बी के भी 10 कार्ड है, इसके मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई। इसका मतलब है यहाँ 1/2 आ जाएगा, दूसरे की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 आ जाएगी। इसमें विद रिप्लेसमेंट कर रहे हैं इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा, अगर रिप्लेसमेंट नहीं करते तो दिक्कत आती, फिर ये वाली प्रॉपर्टी नहीं लिखते। तो 1/2 की पावर 4 लिख देते हैं डायरेक्ट, इसको भी 1/2 की पावर 4 लिख देते हैं, इसको भी 1/2 की पावर 4 लिख देते हैं। ठीक है, इसको 1/2 का क्यूब लिख देते हैं। और बताओ बच्चों, ऐसे कुछ हो रहा हो तो तुम्हें बनाकर भेजना है कि फाइनल आंसर कितना आने वाला है।
तो देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए बच्चों, और वीडियो लेके आता हूँ मैं तुम्हारे लिए प्रॉपर्टी के, ताकि तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर होते जाए। ठीक है बच्चों, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, और बाकी बाइनोमियल के, डिविजिबिलिटी के, मल्टीनोमियल के थ्योरम के वीडियो भी तुम्हें जरूर देखना चाहिए, ताकि तुम्हारे ऑल कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जय हिंद, जय भारत।